तो भाई हमसे कहा जा रहा है कि मंदरजा झेल इक्वेशंस के निज़ाम को हल करें और फिर ग्राफ पे बनाएं। और भाई इस निज़ाम को हल करने से मुराद ये है कि हमें एक्स और वाई की ऐसी इकदार मालूम करनी होगी जो कि इस इक्वेशन पे भी पूरा उतर रही हो और इस इक्वेशन पे भी पूरा उतर रही हो। और इस हल तक पहुंचने का एक रास्ता तो ये है कि हम इस निज़ाम की एक इक्वेशन को या तो x के पैराए में ले आएं या y के पैराए में ले आएं और उसके बाद x या y के उस एक्सप्रेशन को हम दूसरी इक्वेशन में x या y की जगह डालकर उस इक्वेशन को हल कर लें। और भाई ये तरीका सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। चलें तो फिर काम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम इस नीचे वाली इक्वेशन को चुन लेते हैं क्योंकि भाई इस ऊपर वाली इक्वेशन के मुकाबले में ये इक्वेशन थोड़ी सुलझी हुई है। तो इसको ज़रा मैं यहाँ लिख लूँ। तो अब ऐसा करते हैं कि हम इसको y के लिए हल कर लेते हैं। तो इक्वेशन के दोनों हिस्सों में हमें x जमा करना होगा। यहाँ ये x और ये x आपस में कट जाएंगे और फिर बाएं तरफ रह जाएगा सिर्फ y जो कि बराबर होगा x जमा 5 के। तो इससे ये इक्वेशन x के पैराए में आ गई। और भाई ये सब करने से हुआ ये है कि इस ऊपर वाली इक्वेशन में जहाँ भी हमें y दिखेगा हम उसकी जगह ये पूरी चीज़ भी लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों इक्वेशन में y की इकदार तो एक जैसी होंगी, है ना। और भाई चूंकि अब y यहाँ इस x जमा 5 के बराबर भी है तो हम आराम से y की जगह इस पूरी चीज़ को डालकर हल कर सकते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये हो गया 9x जमा 3 ज़रब y और भाई y की जगह हम रख देंगे x जमा 5 को और ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी 15 के। अच्छा, तो अब हमारे पास इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल रह गया है तो हम इसको x के लिए हल कर लेते हैं। तो 9x ऐसे ही आ जाएगा जमा 3 ज़रब 5 बराबर होंगे 15 के जमा 3 ज़रब x बराबर हो जाएगा 3x के और ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी 15 के। अब भाई 9x और 3x को आपस में जमा करेंगे तो ये हो जाएंगे 12x के बराबर। 12x जमा 15 बराबर हो जाएगा 15 के। अच्छा, अब चूंकि हम x के लिए इस इक्वेशन को हल कर रहे हैं तो हमें x को अलग करना होगा और उसके लिए पहले तो हम इस 15 को यहाँ से हटा देते हैं। तो भाई यहाँ हम 15 माइनस कर देंगे और फिर इक्वेशन का तवाज़ुन कायम रखने के लिए यहाँ से भी हम 15 माइनस कर देंगे। तो भाई ये और ये तो आपस में कट जाएंगे और इसी तरह ये और ये भी आपस में कट रहे हैं और इस तरह हमारी इक्वेशन बन जाएगी कि 12x बराबर होंगे 0 के। और जब x को पूरी तरह से अलहदा करने के लिए हम 12 को इक्वेशन के दोनों हिस्सों से तकसीम करवाएंगे तो भाई x बराबर हो जाएगा 0/12 के जो कि असल में 0 के बराबर हो जाता है। तो भाई अब जब x 0 के बराबर है तो y किसके बराबर होगा, ये जानने के लिए हमें इनमें से किसी एक इक्वेशन की मदद लेनी पड़ेगी। और भाई चूंकि ये वाली जो इक्वेशन है वो y के लिए वैसे ही हल हुई हुई है और मैं ठहरी कामचोर तो मैं तो इसी इक्वेशन को चुनूंगी। तो भाई यहाँ y बराबर है x जमा 5 के और जब x 0 होगा तो y बराबर हो जाएगा 0 जमा 5 के जो कि बराबर होता है 5 के। अब भाई आपका तो मुझे नहीं पता लेकिन मेरे पास बहुत वक्त है तो ऐसा करते हैं कि x की कदर को इस ऊपर वाली इक्वेशन में भी डालकर परख लेते हैं। तो यहाँ 9 ज़रब x और x की कदर 0 के बराबर है तो 9 ज़रब 0 जमा 3 ज़रब y बराबर हो जाते हैं 15 के। 9 ज़रब 0 तो 0 के बराबर हो जाएगा, बाकी बचा 3y जो कि बराबर है 15 के। और अब y को अलग करने के लिए हम 3 से पूरी इक्वेशन को तकसीम कर लेंगे, ये और ये कट जाएंगे आपस में और अब y बराबर हो जाएगा 15/3 के जो कि बराबर होता है फिर से 5 के ही।
यानी भाई ये नुक्ता जहाँ x 0 के बराबर है और y बराबर है 5 के, वो इन दोनों इक्वेशंस पे पूरा उतर रहा होगा। तो भाई इस तरह सवाल का पहला हिस्सा तो हमने हल कर लिया और अब आते हैं सवाल के दूसरे हिस्से पे। तो भाई यहाँ इस दूसरी इक्वेशन को तो हम बहुत आसानी से ग्राफ पे बना सकते हैं क्योंकि वो y = mx जमा c की शक्ल में दी हुई है। यहाँ y इंटरसेप्ट यानी वो नुक्ता जहाँ इस इक्वेशन की लकीर y एक्सिस से गुजर रही होगी वो 5 के बराबर है। तो ग्राफ पे ये नुक्ता कुछ 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा। अच्छा, अब इस लकीर की ढलान या स्लोप 1 के बराबर है। तो जब भी x में मस्बत 1 अदद की तब्दीली आएगी और हम दाएं तरफ एक कदम बढ़ेंगे तो y में भी मस्बत 1 अदद की ही तब्दीली आएगी और इस वजह से हम साथ ही साथ ऊपर की तरफ भी एक कदम बढ़ेंगे। तो यहाँ हमारा दूसरा नुक्ता बन जाएगा और जब हम इन दोनों नुक्तों को जोड़ेंगे तो हमारी लकीर कुछ इस तरह की दिखेगी। अच्छा, तो अब हमारे पास इस इक्वेशन की लकीर तो आ गई। अब ज़रा इस इक्वेशन की लकीर को बनाने की कोशिश करते हैं और चलें इसको भी ग्राफ पे बनाने के लिए हम इस इक्वेशन को y = mx जमा c की शक्ल में या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आते हैं। तो ज़रा इसको मैं यहाँ लिख लूँ। हाँ, तो अब एक चीज़ तो बज़ाहिर हमें नज़र आ ही रही है कि हम इस पूरी इक्वेशन को 3 से तकसीम कर सकते हैं क्योंकि भाई ये सारी इकदार जो हैं वो 3 से मुकम्मल तौर पर तकसीम हो सकती हैं। तो भाई 9/3 बराबर हो जाते हैं 3 के, तो ये हो जाएगा 3x और 3y/3 बराबर हो जाएगा y के और फिर ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी 15/3 यानी 5 के। और अब ऐसा करते हैं कि 3x को इक्वेशन के दोनों हिस्सों से माइनस कर देते हैं। तो ये और ये आपस में कट जाएंगे, बाकी रह जाएगा y जो कि बराबर होगा -3x जमा 5 के। तो भाई यहाँ भी y इंटरसेप्ट तो 5 के ही बराबर है, तो ये नुक्ता यहाँ आ जाएगा और ढलान बराबर है -3 के। तो भाई इसका मतलब ये है कि जब भी x में मस्बत 1 अदद की तब्दीली आएगी और हम एक कदम बाएं तरफ बढ़ेंगे तो y में -3 की तब्दीली आ रही होगी और इसलिए हमें साथ ही साथ 3 कदम नीचे आना पड़ेगा और इन दोनों नुक्तों को जब हम जोड़ेंगे तो लकीर कुछ इस तरह की बन जाएगी। और भाई अब एक मज़े की चीज़ तो आपने देख ही ली होगी कि जहाँ ये दोनों लकीरें आपस में मिल रही हैं वही नुक्ता असल में इस निज़ाम का हल है। भाई इस लकीर के सारे नुक्ते इस इक्वेशन पे पूरा उतर रहे हैं जबकि इस लकीर के सारे नुक्ते इस इक्वेशन पे पूरा उतर रहे हैं, लेकिन ये जो नुक्ता है वो इन दोनों लकीरों पर मौजूद है और इसलिए ये नुक्ता इस इक्वेशन को भी मुतमईन कर रहा होगा और इस इक्वेशन को भी मुतमईन कर रहा होगा और बस इसलिए ये नुक्ता इस निज़ाम का दुरुस्त हल है जो कि हमें सब्स्टिट्यूशन की मदद से भी मिला था और ग्राफ की मदद से भी मिला।